नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शासन की रीढ़ की हड्डी के बारे में, यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि हमारी सिविल सेवाओं में भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर हो। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश के लिए एक ऐसी सिविल सर्विस कैसे बनाई जाए जो प्रोफेशनल हो, राजनीति से बिल्कुल दूर हो और पूरी तरह से काबिल हो। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, बल्कि ये वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया। उन्हें ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो मजबूत तो हो ही, पर साथ ही साथ पूरी तरह निष्पक्ष भी हो। और इस मुश्किल सवाल का जवाब हमारे संविधान में ही दिया गया, और वो जवाब था लोक सेवा आयोग, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्हें हम शॉर्ट में PSCs भी कहते हैं। ये कोई अचानक आया हुआ आइडिया नहीं था, बल्कि उस बड़ी चुनौती का एक बहुत ही सोचा समझा संवैधानिक हल था। अक्सर ना इन कमीशंस के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वॉचडॉग, मतलब एक पहरेदार। अब देखिए, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन है जो अपने अपने दायरे में नजर रखते हैं, ठीक वैसे ही ये PSCs सरकार के काम पर और खास तौर पर भर्ती की प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, ताकि सब कुछ फेयर हो, निष्पक्ष हो। तो फिर इन वॉचडॉग्स का ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब ये बने कैसे हैं? चलिए इनके संवैधानिक डिजाइन को, इनकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इन संस्थाओं की नींव कोई कमजोर नहीं, बल्कि बहुत मजबूत हैं। भारतीय संविधान के पार्ट 14 यानी भाग 14 में आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कमीशंस के बारे में बात की गई है। यही आर्टिकल्स इन्हें बनाते हैं, इन्हें इनकी शक्तियां देते हैं, और इसी वजह से इन्हें एक बहुत ही मजबूत कानूनी और संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत में एक नहीं बल्कि 3 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। एक तो है UPSC, जो पूरे देश के लिए यानी केंद्र के लिए काम करता है। फिर हर राज्य के लिए है SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक और है JSPSC मतलब जॉइंट कमीशन, जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के कहने पर बनाया जा सकता है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी, इसमें कुछ जरूरी फर्क हैं, पर एक जो बड़ा फर्क है वो ये कि UPSC और SPSC सीधे संविधान से बनते हैं, लेकिन JSPSC को संसद एक एक्ट पास करके बनाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि इन कमीशंस के असल काम क्या हैं, इनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। इनके ज्यादातर मुख्य काम आर्टिकल 320 में बताए गए हैं, जैसे यूनियन और स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, भर्ती के तरीकों पर सरकार को सलाह देना, प्रमोशन और ट्रांसफर के क्या सिद्धांत होने चाहिए उस पर कंसल्ट करना, और तो और अगर किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिनरी मामला है तो उस पर भी सलाह देना। एक तरह से कहें तो यही इनका डे टू डे काम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, वो ये कि इन कमीशंस की भूमिका, इनका रोल मुख्य रूप से सलाहकार का है, यानी एडवाइजरी। ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आखिरी फैसला हमेशा चुनी हुई सरकार का ही होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लोकतंत्र में जो मंत्री परिषद जनता के प्रति जवाबदेह है, वो अपनी जिम्मेदारियों को किसी और को नहीं दे सकती। पर हमारा संविधान, जैसा हम जानते हैं, काफी फ्लेक्सिबल भी है। आर्टिकल 321 में एक प्रावधान है, ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को ये शक्ति देता है कि वो इन कमीशंस को कुछ एक्स्ट्रा काम भी सौंप सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जैसे जैसे गवर्नेंस की जरूरतें बदलती हैं, इन कमीशंस की भूमिका को भी उसके हिसाब से ढाला जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो क्या है? वो संवैधानिक इंतजाम जो इन कमीशंस को किसी भी तरह के पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव दबाव से बचाकर आजाद रखते हैं। इसे आप एक संवैधानिक ढाल की तरह समझ सकते हैं, एक शील्ड। और यही ढाल इन PSCs की आजादी और निष्पक्षता को पक्का करती है, ताकि वो बिना किसी के डर के, बिना किसी पक्षपात के अपना काम कर पाएं। इस ढाल की जो पहली लेयर है वो है इनके कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब चेयरमैन या मेंबर को कोई ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। इन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ दुर्व्यवहार के आधार पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी जांच कर ले। तो जाहिर है इससे उन्हें बिना किसी डर के काम करने की हिम्मत मिलती है। अब आती है दूसरी लेयर, और वो है फाइनेंशियल आजादी। आर्टिकल 322 ये कहता है कि इन कमीशंस के जितने भी खर्चे हैं, मतलब मेंबर्स की सैलरी, पेंशन, सब कुछ, वो भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती।
तो सरकार बजट रोककर या कम करके इन पर कोई दबाव नहीं बना सकती। और इस ढाल की तीसरी और आखिरी लेकिन बहुत मजबूत परत है सर्विस के बाद न्यूट्रलिटी। आर्टिकल 319 साफ साफ कहता है कि चेयरमैन और मेंबर्स अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ताकि वो काम करते वक्त भविष्य में किसी पद का लालच ना करें और उनके फैसले पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। तो अब एक सवाल मन में आता है कि अगर ये कमीशंस इतने आज़ाद हैं तो फिर इनकी जवाबदेही कैसे तय होती है? ये किसके प्रति अकाउंटेबल हैं? चलिए इस लूप को भी पूरा करते हैं और इस सिस्टम को समझते हैं। इसका जवाब है आर्टिकल 333 में, जो एक बहुत ही शानदार चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाता है। होता क्या है कि कमीशन हर साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को सौंपता है। फिर ये रिपोर्ट संसद या राज्य की विधानसभा के सामने रखी जाती है। और सबसे जरूरी बात, अगर सरकार ने किसी भी मामले में कमीशन की सलाह नहीं मानी है तो उसे एक मेमोरेंडम में इसका कारण बताना पड़ता है। इससे पूरी पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो हमने देखा कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे लोकतंत्र के कितने जरूरी पहरेदार हैं। ये मेरिट के सिद्धांत को जिंदा रखते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और गवर्नेंस की चुनौतियां भी पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि आने वाले समय में भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन वॉच डॉग्स को खुद को कैसे बदलना होगा, कैसे इवॉल्व होना होगा।